नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता कृति मिश्रा और पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो माननीय सांसद, शंकर लालवानी जी सांसद लोकसभा हमारे साथ उपस्थित हैं, राजीव भट्टाचार्य जी सांसद राज्यसभा भी हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। जी हाँ, हम अपने सहयोगी पवन का रुख करेंगे। उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। आज लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच चर्चा तथा मतदान किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्यांक 4 विधेयक 2025 आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही ये भी प्रस्ताव करेंगी कि इस पर चर्चा हो और इसे पारित किया जाए। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इसके तहत आज देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु उचित कदम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए उपाय और देश के नागरिकों में पोषण सुधार के उपाय से संबंधित संकल्पों पर आगे चर्चा की जाएगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे का समय तय किया गया है। इसके तहत आज गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर आगे चर्चा की जाएगी। रुक करते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का। पवन, मोटे तौर पर ग्राफिक के माध्यम से हमने बता दिया है लोकसभा के भीतर क्या कुछ आज होने वाला है। अगर विस्तार से जानकारी हासिल करने का प्रयास करें तो क्या है बारीक जानकारी? प्रतिबिंब, अगर मैं इस हफ्ते के बिजनेस की बात करूं तो बहुत अच्छा रहा है ये उत्पादकता के लिहाज से ये जो हफ्ता है। और जैसा हम कह रहे हैं कि आज शुक्रवार जो है संसदीय कार्रवाई का अंतिम दिन होता है, 2 दिन छुट्टी रहती है। और आज जो है जैसा आपने बताया कि प्राइवेट मेंबर्स बिल का भी दिन है। इस दिन 3:30 बजे के बाद जो है जो सदस्य अपने प्राइवेट बिल भी पेश करते हैं। जहां तक लोकसभा की बात करूं तो आज रेजोल्यूशन, जो संकल्पों की हमने बात करी, बहुत सारे विषय हैं। जो हवाई किराए को विनियमित करने का मामला है उस पे आज जो है प्राइवेट मेंबर बिल की 3:30 बजे के बाद वो समय निर्धारित रहता है। पर उससे पहले मैं बात करूं तो लोकसभा में जो है शुरुआत हमेशा प्रश्नकाल से होती है। 20 प्रश्न लिस्टेड रहते हैं और सारे प्रश्न अहमियत वाले लोगों से जुड़े हुए प्रश्न हैं। अगर मैं आज की बात करूं तो हेल्थ और जो फैमिली वेलफेयर मंत्रालय है उससे जुड़े सबसे ज्यादा सवाल हैं। प्रतिबिंब 7 सवाल हैं। केमिकल और फर्टिलाइजर जो मंत्रालय उससे जुड़े 4 प्रश्न हैं। लॉ एंड जस्टिस से जुड़े 3 प्रश्न हैं। विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है उससे जुड़े और एक्सटर्नल अफेयर से जुड़े 2 प्रश्न हैं और आयुष मंत्रालय से जुड़ा 1 प्रश्न है। तो ये इन प्रश्नों में महत्वपूर्ण कैसे प्रश्न, तो जो पहला प्रश्न है आज का, अगर मैं प्रश्नकाल की बात करूं, क्योंकि प्रश्नकाल बहुत सुचारू रूप से चल रहा है प्रतिबिंब इस हफ्ते, और ये बहुत अच्छी बात है। शून्यकाल में भी सदस्य जो हैं वो अच्छे सवाल उठा रहे हैं। अगर मैं पिछले 2 दिनों की बात करूं तो सैकड़ों सदस्यों ने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े हुए जो मामले हैं वो संसद में रखे हैं और वो सीधा जो है उनके ऊपर कार्रवाई होती है कि संबंधित मंत्रालय उसका संज्ञान लेता है और जो इफेक्टेड एरिया है वहां पे सुधार किया जाता है जनता के कल्याण के लिए। अगर मैं आज के प्रश्नकाल की बात करूं तो ये राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं घोसी से, यूपी से। उन्होंने सवाल किया है इवैक्यूएशन फ्रॉम मिडल ईस्ट में जो भारतीय रहते हैं उनके इवैक्यूएशन का मामला उन्होंने उठाया। और इसके साथ ही रिपैट्रिएशन ऑफ मॉर्टल रिमेन्स ऑफ इंडियन नेशनल्स हाइबी ईडन और डॉक्टर अमर सिंह, इन दोनों ये जो 2 कांग्रेस के सांसद हैं इन्होंने सवाल उठाया है कि जो मिडल ईस्ट में बहुत सारे मजदूरी के लिए और कमाने के लिए लोग भारत से जो लोग जाते हैं वो कई लोग वहां पे फंस जाते हैं। बहुत सारी दिक्कतें होती, कई बार उनका वहां पे एक्सपायर भी हो जाते हैं वो, और उनका जो मॉर्टल रिमेन्स है, उनका जो मृत शरीर है वो भारत कैसे पहुंचे उनके परिजनों तक, उससे संबंधित उन्होंने डाटा मांगा है कि पिछले 3 वर्षों में ऐसे कितने केसेस हैं मिडल ईस्ट के और उनको यहां तक पहुंचा, भारत में वापस उनके मृत शरीर को पहुंचाने के लिए क्या कुछ किया गया है। तो सीधा जनता से जुड़ा हुआ मामला है। इसके साथ ही
हेल्थ सर्विसेज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन जो है, धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा है इससे रिलेटेड। और उनका सवाल ये है, उन्होंने पर्टिकुलर तौर पे पूछा है जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत के राज्यों में एससीज, एसटीज, ओबीसीज जो ये और दलितों को कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है उसका आंकड़ा मांगा हुआ है। धर्मेंद्र यादव जो है उसका आंकड़ा मांग रहे हैं। इसके साथ ही उज्जवल रमन सिंह हैं प्रयागराज से, उन्होंने प्रयागराज में एम्स की स्थापना होनी है, उससे संबंधित सवाल उठाया कि जल्द से जल्द प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जाए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतिदिन वो है टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग्स बाई CDSCO। डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, किशनगंज बिहार से सांसद हैं। ये जो अभी मामला आया था, सिरप का मामला आया था, सिरप राजस्थान में घटना हुई थी और उसके बाद पूरे देश के मध्य प्रदेश में कई जगह आया था कि सिरप पीने से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई थी। तो उनका सवाल है कि जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, वो कैसे नियंत्रण कर रहा है कि जो सिरप बन रहे हैं या जो प्रोटीन पाउडर बन रहे हैं या जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बन रहे हैं देश में, उसका स्टैंडर्ड कैसा है, जो कंपनियां हैं वो सही हैं क्या नहीं, उनका उत्पादन उनके ऊपर चेक कैसे किया जा रहा है, उससे संबंधित सवाल है। जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा सीधा मामला है। इसके साथ ही टीबी मुक्त भारत से संबंधित प्रश्न है भर्तृहरि मेहताब का, और रवि किशन जो गोरखपुर से सांसद हैं उनका सवाल है कि टीबी मुक्त के लिए लगातार सरकार अभियान चला रही है। जैसे पहले पोलियो मुक्त भारत हुआ, उसके बाद टीबी मुक्त भारत का अभियान जो चल रहा है उसमें कैसी प्रगति है, जल्दी से जल्दी भारत जो है पोलियो मुक्त भारत की तरह टीबी मुक्त भारत भी हो, तो इससे संबंधित सवाल है। इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ केसेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हरीश मीणा है कांग्रेस के सांसद है राजस्थान से, उन्होंने कहा कि कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है भारत में वहां पे पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ रही है। लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय से संबंधित प्रश्न है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये सारे सवाल जो है जनता से जुड़े हैं। आज 8 मंत्री, इसके बाद जो है पेपर ले होता है लोकसभा में, 8 मंत्री पेपर ले करेंगे। 2 रिपोर्ट्स भी पेश होनी है, प्रतिबिंब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और इसके साथ ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो रिपोर्ट है उसके अध्यक्ष हैं वो बात रखेंगे। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट, जैसा आपने कहा कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, जो अनुपूरक मांगे हैं उसके ऊपर जो है परमिशन मांगी जाती है संसद से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको पेश करेंगी, इस पे चर्चा होगी। बात क्या है प्रतिबिंब के, सरकार जो बजट पेश करती है 1 फरवरी को, इस बार का अगर मैं बात करूं इस बार के बजट की, तो 50,65,345 करोड़ का बजट पेश किया था निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को। उसमें 11,21,090 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय था। सरकार के साथ क्या दिक्कत होती है कि बहुत सारी बीच में समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे अभी हमने देखा बरसात के मौसम में, तो उसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होती है सरकार को, क्योंकि वो वित्त मंत्रालय के थ्रू ही सभी मंत्रालयों को जाता है वो, तो उसके लिए संसद की जो है वो परमिशन ली जाती है प्रतिबिंब। और ऐसी 72 अनुदान मांगे हैं विभिन्न मंत्रालयों की जो वित्त मंत्रालय के थ्रू आती हैं, तो उसको क्योंकि जो मनी बिल है, मनी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो लोकसभा में ही पेश होती हैं, तो लोकसभा में अनुपूरक मांगों का लगभग ये 41,455 करोड़ के अनुदान मांगे हैं, उसके ऊपर परमिशन ली जाती है। क्या कुछ है प्रश्नकाल में प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या कुछ आज की कार्यवाही में सूचीबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय सेतिया भी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा शंकर लालवानी जी, लोकसभा की बात कर रहे थे कि क्या कुछ आज सूचीबद्ध है, तो उसमें प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस 3:30 बजे से 6 बजे लिया जाने वाला है। और एक हॉट टॉपिक है आजकल हवाई किरायों के विनियमित करने का, जिस तरीके से एक त्रासदी सामने आई है और उसमें दूसरी जो हवाई कंपनियों ने जो लाभ उठाने का प्रयास किया है उसको कहीं ना कहीं एक दायरे में बंद करना, क्योंकि हमने देखा कि हमारे कार्यक्रम में भी बहुत सारे माननीय सांसदों ने ये विषय उठाया है और संसद के भीतर भी ये विषय उठाया जाता रहा है। कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे देखा जाए तो ये प्राइवेट मेंबर बिल पुराना लगा हुआ था लेकिन आज डिस्कशन पे है। लेकिन उसके पहले माननीय मंत्री जी ने इस पे जो अभी डायरेक्शन दिया है कि उन्होंने कैप लगाई है कि कितने डिस्टेंस पे कितना किराया लगेगा। तो मुझे लगता है कि जो ये बिल है, बिल तो अभी रखा गया था, पहले चर्चा में अभी आया, लेकिन सरकार ने पहले ही तय कर दिया कि कितने डिस्टेंस पे कितने रहेगा। और जो जिस प्रकार से कियोस हुआ था खास करके एक एयरलाइंस को लेकर, तो उस एयरलाइंस को भी जवाबदेही ठहराया है और जांच भी हुई है। और ये बात सही है कि इसके कैप होना चाहिए और सरकार ने कैप रखा है, इसलिए सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कैप रख दिया। लेकिन राजीव जी, ये कैप भी जो है वो 7,000 से शायद 18,000 के भीतर का लगाया गया है। और कई बार ऐसा भी आता है कि
उस हवाई जो है यात्रा के लिए 4-5 हज़ार तक का भी टिकट मिल जाता था। तो कैब में भी कुछ लोगों का मानना है कि ये जो मिनिमम रखा गया है 7,000 का किराया, वो भी ज़्यादा है। देखिए, सरकार सही पहलू को जांचने के बाद एक निर्णय लिया गया है और मेरा मानना है कि जो भी घटना हुआ है तुरंत एक्शन में सरकार को देखने को मिल रहा है। तो सरकार कुछ निर्णय लेगा और आगे जो हमारा मित्र ने बताया कि लोकसभा में चर्चा होगा और इसके बाद सरकार कुछ ठोस कदम उठाएंगे और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगा और आगे एक सामान्य स्थिति बने। ये सब देश भर से सब चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि एक समांतराल हो, एक नियम बने और एक स्लैब जो है, जो गरीब का जो हवाई यात्रा ये मजबूत बने। ये भी हमारा सरकार, हमारा मोदी जी गवर्नमेंट ये चाहते हैं। आगे जाके ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अजय सेठी जी, ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संकल्प था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी जो है हवाई यात्रा कर पाए और उसको कार्यान्वित करने के लिए उड़ान योजना शुरू भी की और बहुत सफलतापूर्वक ये उड़ान योजना न केवल चल रही है बल्कि विस्तार भी पा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मनमानी चल रही है एविएशन कंपनी की, उस पर जो है बातचीत भी की जा रही है, सीईओ से मुलाकात भी किया है, कैब भी लगाया गया है। लेकिन क्या कुछ और किया जाना सरकार के पक्ष से और माननीय सांसदों की क्या कुछ और मांग होनी चाहिए और इस चर्चा में क्या बिंदु समाहित होने चाहिए? प्रतिबिंब जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर सफ़र करेगा, लेकिन उल्टा हो गया है। इसका फ़ायदा उठाया प्राइवेट कंपनीज ने। अब यह समय आ गया है कि जिसका रेलवे में पर किलोमीटर के हिसाब से तय होता है, उसी तरह हवाई जहाज में भी पर किलोमीटर के हिसाब से तय हो और एमआरपी तय हो कि इससे ऊपर आप नहीं ले सकते, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। एमआरपी तय करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब हर प्रोडक्ट के अंदर एमआरपी है, रेलवे में एक फिक्स है रेट और वही रहता है और कई साल तक वो रहता है, टिकट बदलती नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए कि जब खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएं रेलवे के, लेकिन उसका कारण तो ये है ना कि सरकार के कंट्रोल में है अभी रेलवे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्राइवेट चीज़ें तो सरकार के कंट्रोल में नहीं होती ना, वहाँ तो एमआरपी होता है ना। तो इसलिए एमआरपी होना जरूरी है। अगर सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया है हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए, तो हमारा भारत सरकार का एयर स्पेस है ना, तो उस एयर स्पेस के हिसाब से हमें कुछ शर्तें भी तय करनी पड़ेंगी। जिस प्रकार हम हॉस्पिटल्स को ज़मीन देते हैं तो हम तय करते हैं उसमें कि इतने बेड्स आपको फ्री रखने पड़ेंगे, लेकिन उनको रखना पड़ता है ना। तो इसी तरह एमआरपी तय होना चाहिए। जी, आप कुछ कह रहे थे शंकर जी? आपकी बात जो आपने कही कि पहले कम रेट पे भी मिलते थे 3-4 हज़ार। अगर आप देखेंगे तो इनिशियली जो कुछ सीटें थी जो वेल एडवांस में बुकिंग होती थी वो कभी 3-4-5 हज़ार तक आती थी, लेकिन जैसे सीट 10-15 बुक हो गई ये धीरे धीरे रेट बढ़ते जाते थे और जहाँ 50% से ज़्यादा हो गया तो एवरेज आप निकालेंगे तो ये जो कैब लगाया उससे ज़्यादा ही रहता था एवरेज। अगर मैं कहूँ टिकट एवरेज से ये कैब लगाया वो कम है और पहले एवरेज ज़्यादा था। नहीं, लेकिन एवरेज जो है वो हम नहीं निकालेंगे ना, एवरेज तो वो कंपनी निकालती है, लेकिन पब्लिक को तो उसका नुकसान हो जाएगा ना। जैसे कैप लग गई तो कैप लग गई तो लेकिन आपने एक तुलना की है रेलवे से जो है हवाई यात्रा की, तो इसमें शंकर जी ये एक और बात है कि रेलवे की टिकट आप अग्रिम बुक कराते हैं, ऐसे ही हवाई जहाज की यात्रा में भी आप अग्रिम तौर पर राशि देते हैं, लेकिन रेलवे की अगर आपको कैंसिल करानी होगी तो कुछ पैसा कट के आपको रिफंड मिल जाता है। तो यहाँ तो पैसे भी सब गड़प हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी यात्रा जो है या फिर आपकी जो है एविएशन जो है वो सही समय पर काम नहीं करती है और देरी होती है तो उसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है, सही बेचारा बन जाता है वहां पर कहीं ना कहीं यात्री करने वाला। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बात सही है, पर आजकल एक कारपोरेट टिकट बुक होती है एविएल्स में भी, उसमें 1000 या 1500 रुपए कैंसिलेशन चार्ज लेते हैं और पूरा रिफंड होता है। पर ये एक वो शेड्यूल चेंज करना चाहते हैं या टाइम शेड्यूल आप चेंज कर सकते हैं जी। फ्लेक्सिबल आपने एक बढ़िया सवाल उठाया है कि अगर टिकट कैंसिल करते हैं आप तो आपको रिफंड नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। पहले मिलता था,
अब कुछ कट के पहले मिलता था 5%, 2%, 4% ऐसा कटता था और उसके बाद मिल जाता था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि विदेशों में एयरलाइंस कंपनियां किस तरह काम कर रही है और भारत में किस तरह काम कर रही है। हमें विदेशों से भी सीखना चाहिए वहां पर जो चीज़ें हो रही है। एक बार मैं बेल्जियम गया था, बेल्जियम से मुझे नीदरलैंड जाना था, उन्होंने ओवर टिकटिंग कर दी तो हमारा पूरा ग्रुप जब वहाँ पहुँचा तो उनके लिए स्पेस नहीं था प्लेन में, तो उन्होंने हमें नेक्स्ट फ्लाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट टिकट दिया। हमारा जो टिकट था पहले उसका सारा रिफंड किया, और जो हमारा कनेक्टेड फ्लाइट था अगर वो हमको नहीं मिलता है तो वहां पर स्टे दिया। तो इस तरह की चीजें आपको करनी पड़ेंगी, आपको रूल्स इस तरह के लागू करने पड़ेंगे एयरलाइंस के ऊपर, तब जाकर के चीजें ठीक हो सकती हैं। जी, क्योंकि उपभोक्ता जो है बेचारा ना बन के रह जाए। सरकार की भी लगातार ये मंशा है, बहुत सारे कानून ऐसे लाए गए हैं कि जिससे शक्ति प्रदान करने का प्रयास किया गया है सरकार के द्वारा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना के लिए जो है क्या उचित कदम हो, शंकर जी, ये भी चर्चा। वैसे सरकार तो कमजोर वर्ग के लिए लगातार योजना बना भी रही है, और लगातार हम देख रहे हैं किस प्रकार से 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे थे उनका स्तर उतरा है। तो सरकार लगातार काम कर रही है। अब प्राइवेट मेंबर बिल है, उनकी कुछ सुझाव होंगे तो मुझे लगता है सरकार पर विचार करेगी। जी जी जी, राजीव जी। हाँ, देखिए, आज राज्यसभा में 4 बिल जो आप बोल रहे थे अधिनियम के तहत 4 बिल प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ईसीसी अर्थात जो हमारा बाल कल्याण जो मंत्रालय है, जो प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन, जी जी, उसका ऊपर एक आ रहा है। और एसटी एससी ओबीसी जो रिक्रूटमेंट है उस संरक्षण के लिए आ रहा है। एक केरल एम्स स्थापन करने के लिए वो भी आ रहा है। और एक आ रहा है गोदावरी नदी जो साउथ में गंगा होती है उसके ऊपर एक बिल आ रहे हैं। टोटल 4 बिल आज आ रहे हैं। जैसे हम लोग ये जो बिल है ये सब अहमियत रखते हैं। जो हम लोग इंडिया 2047 की बात कर रहे हैं, तो ये विकसित भारत के लिए एक योगदान रहेगा, क्योंकि अभी जो हमने अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर की बात कर रहे हैं, इसमें 21B अधिनियम ये लागू होता है। तो 3 साल से 6 साल की जो बच्चे हैं इनका जो शिक्षा अनिवार्य होगा। और हम लोग जानते हैं कि ICDS द्वारा आंगनवाड़ी का जो स्वर्ण जयंती चल रहा है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर आंगनवाड़ी सेंटर, इसमें क्या होगा, बच्चों का जो शिक्षा और महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, जो वर्क पार्टिसिपेशन है, तो बच्चे का देखभाल भी हो जाएगा आंगनवाड़ी में। और महिला जो कर्म शक्ति का जो योगदान है इसमें बहुत अहमियत रखते हैं। इस वजह से बच्चों का जो पुष्टि जो आंगनवाड़ी में जो खाना देता है, तो वो उसमें बच्चों का अपुष्टि जो रोग हम लोग देखने को मिलता है, लेकिन वो आंगनवाड़ी में जाएंगे तो इनको खाने को मिलेगा, तो अच्छा एजुकेशन मिलेगा। जो हमारा देश का जो हम लोग बोल रहे विकसित भारत, तो विकसित भारत कौन बनाएगा? विकसित भारत आगे जो जनरेशन है वो बनाएगा, वो स्वस्थ भारत पुष्ट होनी है। तो ये बिल हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। जी जी, राजीव जी, मैं आपकी से चर्चा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। अपनी सहयोगी कृति मिश्रा जो हैं वहां पर मौजूद हैं। कृति, स्वागत है। क्या कुछ नया होने वाला है? प्राइवेट मेंबर्स यानी कि गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे थे राजीव भट्टाचार्य जी, और क्या कुछ विशेष रहने वाला है? जी हाँ प्रतिबिंब, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल बिजनेस की। तो आज बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रेजेंट होने वाली है राज्यसभा में, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की दिल्ली के और NCR के पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर और वाटर पोल्यूशन को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं उस पोल्यूशन को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट चेंज कमेटी की बात करें तो 2 और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आएंगी। एक है CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी रिपोर्ट, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं भारत में, यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर, उसका रिव्यू किया जाएगा परफॉर्मेंस, और उसकी एक रिपोर्ट आएगी। भाभा एटॉमिक सेंटर, इसके अलावा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया, इसके लिए भी आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। उसके अलावा 2 और स्टैंडिंग कमिटीज की
एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द कमिटी, जो सोशल जस्टिस मंत्रालय के डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स को लेकर है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशंस और आईटी टेक्नोलॉजी उसके मंत्रालय को भी लेकर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो आएगी। साथ ही अगर हम एक और रिपोर्ट की बात करें तो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की अमृत जो स्कीम है, यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उसको लेकर की भी एक रिपोर्ट आज सदन में पेश होगी। इसके अलावा अगर हम फॉर्मल बिजनेस की बात करें तो गिरिराज सिंह जो हैं टेक्सटाइल्स मंत्री, वो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के लिए एक मेंबर के इलेक्शन के लिए मोशन लाएंगे। साथ ही अगर प्रश्नकाल में नजर डालें तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज पूछे जाएंगे, और मंत्रालयों की बात करें तो एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही स्टील, टेक्सटाइल्स, रेलवे, फूड इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज, इन सभी मंत्रालयों को लेकर जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। अगर कुछ सवालों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा अहम सवाल है कि एमएसपी को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, उसका रोड मैप क्या होगा, होलसेल प्राइसेस जो खरीफ क्रॉप के हैं उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ड्राफ्ट लेजिस्लेशन की बात पूछी जाएगी फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए, और साथ ही रेलवे ट्रैक्स की मरम्मत के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और जो मरीन एक्सपोर्ट्स हैं उससे कितना फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग हो रही है भारत को। तो इन सभी मुद्दों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आज फ्राइडे है, यानी प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का दिन है, तो आज प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस लाए जाएंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन लाएंगी मेंबर सुधा मूर्ति, जिसमें बात करेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21B का इंसर्शन होना चाहिए, जिसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि उनकी हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य, एजुकेशन पर, सब पर फोकस करते हुए 3 से 6 साल के बच्चों पर ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसके अलावा बात की जाए तो रामजी लाल सुमन एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे जहां रिक्त जो पोजीशंस हैं सरकार में उसको भरा जाए रिजर्वेशन के तहत। साथ ही साथ मेंबर जॉन ब्रिटिस एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे जो कोरिकोर में एक एम्स स्थापित करने को लेकर है, और साथ ही डॉक्टर अजीत एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाएंगे जैसे देश में नमामि गंगे है उसी के तर्ज पर नमामि गोदावरी शुरू की जाए सेंटर और महाराष्ट्र सरकार के कोऑर्डिनेशन के बीच में। तो ये सारे महत्वपूर्ण आज प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन लाएंगे। तो आज ये कुल मिलाकर है राज्यसभा का एजेंडा। प्रतिबिंब। कृति, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, हमारी सहयोगी कृति। और आप जिस बात की चर्चा कर रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है, से बता दिया। जी जी, आपने कहा कि पौष्टिक आहार और जो है अधिकार जो है पढ़ाई का अधिकार, उस पर जो है ये भी लाया जाने वाला है। हाँ। इसके जी नहीं, और दूसरा जो अब आ रहे हैं नमामि गोदावरी, जो हमारे गुप्तचरी जी हमारे सांसद है महाराष्ट्र से, नमामि गंगे जैसा है। जी जी। तो ये गोदावरी ये सिर्फ आध्यात्मिक जो हमारा साउथ का गंगा जो हम बोलते हैं, ये गोदावरी नदी का इसका संस्करण और इसका आध्यात्मिकता जो हमारा स्पिरिचुअल है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये हमारा एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और दूसरा एक आ रहा है हमारा जो केरल में एम्स का, ऑलरेडी हमारा देश का प्रधानमंत्री नया 22 एम्स का माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। तो केरल में अगर ये बनता है, एम्स बनता है, अच्छा बात है। साउथ का एक केरल में एक टूरिज्म का भी होता है और मेडिकल टूरिज्म का भी एक, क्योंकि साउथ में आप देखेंगे चेन्नई, बेंगलुरु, सब जगहों में एक सबका एक मिश्रण होता है हेल्थ का। तो ये केरल में बनता है तो अच्छा है ये सब। और ST/SC रिजर्वेशन, ST/SC OBC रिजर्वेशन, तो ये भी बिल, ये भी प्राइवेट मेंबर बिल में आने वाला है। रामलाल जी सुमन जी इसको लाने वाले हैं। ये भी अच्छा है। सरकार ST/SC का रिजर्वेशन था और माननीय प्रधानमंत्री जो संवैधानिक जो दर्जा है OBC को दिया है, तो इसके आधारित ST/SC OBC जो रिजर्वेशन है तो ये पूर्ण होगा। तो एक हमारा ख्याल से इनका ऊपर जो पिछले सरकार ने जो गलतियां किया है तो इसका सुधार होने वाला है। जी, एक वीक जो है फ्राइडे को रेजोल्यूशन लिया जाता है, एक वीक जो है बिल लिया जाता है। क्या उसमें क्या कुछ सिटिया जी अंतर है?
देखिए, पहले तो ये था कि राज्यसभा में रेजुलेशन ही लिए जाते थे, बिल नहीं लिया जाता था। अच्छा। बाद में उसको चेंज किया गया, लोकसभा में बिल लिए जाते थे, राज्यसभा में रेजुलेशन लिया जाता था, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया। एक सत्र में वो, एक वीक में वो जाएगा, दूसरे वीक में वो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, रूल्स अलग हैं राज्यसभा के, लोकसभा के रूल्स अलग हैं, तो अलग अलग उस ढंग से चलते हैं। मैं चर्चा करना चाहूँगा जो इन्होंने करी ICDS की। प्रतिबिंब जी, मैं चाइल्ड राइट कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ जी उत्तराखंड में जी। और उस समय मैंने सभी आंगनबाड़ियों का करीब करीब ब्लॉक लेवल तक दौरा किया और बच्चों के साथ बैठ कर के खाना किया। बहुत पुअर क्वालिटी आज भी उपलब्ध हो रही है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कई जगह पर राज्य सरकारें, क्योंकि ये पैसा राज्य सरकार को चला जाता है केंद्र से और राज्य सरकार उसे अपने ढंग से इस्तेमाल करती है, उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। उसमें केंद्र सरकार मॉनिटरिंग करे, इस तरह का कोई ढांचा बनना चाहिए। और आंगनबाड़ी से लेकर के और ICDS के डायरेक्टर तक इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने खुद देखा, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया, इसलिए मुझे पता है कि इन चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर सुधा मूर्ति जी जो बिल ला रही हैं उसमें अगर 3 से लेकर के 6 तक के एजुकेशन करना है तो मैं समझता हूं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है। 3 से 5 करना चाहिए और 5 के बाद उसका स्कूल में रेगुलर स्कूल में भेजना चाहिए, प्राइमरी स्कूल में। और अगर ये करेंगे एजुकेशन को तो एक नया बोझ बढ़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ एक टीचर भी आपको रखना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो एजुकेटेड उस ढंग से नहीं होती कि बच्चों को शिक्षा दे सके, फॉर्मल शिक्षा दे सके। अब यह फॉर्मल शिक्षा वाली बात आ गई है, सुधा मूर्ति जो बिल ला रही हैं 3 से 5 तक एजुकेशन, तो वो फॉर्मल शिक्षा एक तरह से आ गई, तो उसमें एक बोझ बढ़ेगा। केंद्र सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि उसके साथ साथ एक आपको टीचर भी, हेल्पर भी उस ढंग से लगाना पड़ेगा, पूरे देश में लगाना पड़ेगा। इस तरह की मैं आपका बात से सहमत हूँ। ऑलरेडी 2025 ICDS ने आंगनवाड़ी जो स्वर्ण जयंती वो मना रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या प्रोग्राम लिया गया है, जो हमारा आंगनवाड़ी है इसको मॉडर्नाइज करना, इसको जो खामियां हैं, जो बुनियादी शिक्षा है उसको लागू करने के लिए ये स्वर्ण जयंती हम लोग, हमारा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऑलरेडी ये ICDS थ्रू ये लिया गया है। मुझे ध्यान है 2012 में भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, फंड बढ़ाया गया था और चीजें की गई थी, और हर आंगनबाड़ी के अंदर पानी पहुंचे, पेयजल हो, उसकी भी उसके लिए अलग से बजट बनाया गया था। ये मुझे ध्यान है। लेकिन इसमें बहुत बड़े व्यापक सुधार की जरूरत होगी। जो आपने एक बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि ये पैसा जो है केंद्र सरकार के पास से राज्यों को चले जाता है, वो अपने मनमाने ढंग से उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे हो, सामंजस्य कैसे हो केंद्र और राज्य सरकार? बात कही किसी राज्य में हो सकता है जी। मैं जिस राज्य से आता हूँ, मध्य प्रदेश से, वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से इसका क्रियान्वयन हो रहा है। और मैं खुद आंगनवाड़ी में जाता हूँ, बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनको पौष्टिक आहार मिलता है। और हमने पिछले रिकॉर्ड देखे तो बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो बड़ी है और हम मॉनिटर करते रहते हैं। तो किसी राज्य में हो सकता है ये बात हो, लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात कहूँ, मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ तो ये अच्छा चल रहा है। और दूसरा जो आपने प्राइवेट मेंबर बिल की बात कही है, लोकसभा में एक फ्राइडे को इंट्रोडक्शन होता है प्राइवेट में, मेरा भी प्राइवेट मेंबर बिल है जो आने वाला है। और ख़ास करके मैंने थैलेसीमिया पे दिया है कि हमारी संस्कृति में ये बात है कि शादी के पहले हम जन्मपत्री मिलाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कानून बनना चाहिए, शादी के पहले जन्मपत्री के बजाय हम ब्लड ग्रुप मिलाएं, क्योंकि अगर माइनर रहते हैं तो थैलेसीमिया होते हैं और उसके बाद वो परिवार पूरा तबाह हो जाता है थैलेसीमिया कारण। बच्चा जो माइनर पैदा होता है, क्योंकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा नहीं रहती, वो पूरे इलाज में रखता है। तो वो प्राइवेट मेंबर बिल पे, तो एक वीक में प्राइवेट मेंबर बिल का इंट्रोडक्शन होता है, आज डिस्कशन पे, और जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा प्राइवेट मेंबर बिल का। हमारी परंपरा में जो गोत्र व्यवस्था थी विवाह की, माना जाता है कि वो इसीलिए थी, उस पर क्या वैज्ञानिक तरीके से कुछ शोध होना चाहिए? अब आ गया है कि आप ब्लड ग्रुप मिलाएं, और ये थैलेसीमिया हो, बाकी बीमारियों को, जो एनीमिया की बीमारियां है, उस सब में जरूरी है कि अपन ब्लड ग्रुप मिला के ही शादी करें। जी। इसके अलावा नमामि गंगे की तर्ज पर जो है कावेरी का हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि नमामि गंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के दिल के बहुत करीब है ये योजना, प्रधानमंत्री की देखरेख में चला भी करती है, उसकी सफलता का क्या अनुपात है, और क्या उसी के आधार पर ऐसा बनना चाहिए, या उसमें और ज़्यादा विस्तार करके या कुछ और विशेषता या सुधार जोड़कर
जो है नमामि पिछले अगर वर्षों में बात करें तो इसमें बेहतर काम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा काम हुआ है। काम की अभी और गुंजाइश है, होना है। और इसी तर्ज पे अन्य नदियों का, जैसे हमने हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यतः नर्मदा बहती है, तो हमने नर्मदा को लिया है। और मुझे किस बात की खुशी है कि नर्मदा में हम जिस प्रकार नमामि गंगे उसी प्रकार का नर्मदा का जो लिया है वो शुद्ध पानी हमको मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ तो कावेरी में भी शुद्ध पानी मिलेगा, और ये तो जमुना में भी होना चाहिए, जो कि अभी दिल्ली सरकार कर रही है। ये स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट्स होती हैं और एक्शन टेकन रिपोर्ट्स जो होती हैं वो कितनी विशेष होती हैं, कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? क्योंकि जैसे हमारी सहयोगी कृति ने भी इस बार जो है ये जानकारी उपलब्ध करवाई है कि पॉल्यूशन को लेकर भी एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और जैसे कि हवाई किरायों को लेकर और जो कैओस हुआ है हवाई यात्रा को लेकर वो चर्चा में है। आजकल पॉल्यूशन भी एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। राजीव जी, देखिए पॉल्यूशन जो हमारा अवेयरनेस हम लोग सरकार हमारा कर रहे हैं, सरकार हमारा जिम्मेदारी ले रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को भी अवेयरनेस का बहुत अहमियत रखती है। यानी जन भागीदारी जन भागीदारी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सरकार सब कुछ कर देगा, वो सरकार कौन है? हम ही हैं। तो हम लोगों को भी ये अवेयरनेस, जन भागीदारी इसमें जरूरी है। और सरकार, जैसे आप जिक्र कर रहे थे गंगा की, तो गंगा नमामि गंगे, ये गंगा प्रदूषण मुक्त हो, इसके लिए सरकार प्रयास कर रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमने देखा है कि एक बड़ा मिशन चला है सारे देश भर में जी। तो ये सब जगह में तो 100% हो गया नहीं हो गया, क्योंकि प्रयास हो रहा है। इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो एयर पोल्यूशन की आपने बात कही जो आया है, ये बात सही है जो इन्होंने कहा कि ये सामूहिक जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर स्वच्छता में लगातार 8 बार नंबर बनाया, क्लीनेस सिटी। पर ये मैं जोड़ना चाहूंगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नंबर 1 देश में हमें है। तो ये जॉइंट एफर्ट है, पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेट और खास करके जनता, ये अगर सब मिल के काम करती है ना तो निश्चित तौर पे। लेकिन हमारा कहना क्या है कि जो ये स्वच्छता का मूल मंत्र इजाद किया है इंदौर ने, वो देश के साथ कैसे बांटा जाए? क्या इसका भी कोई मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए? सही बात बोल रहे हैं। मैं इस अर्बन कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में, और किसी भी शहर में जाता हूं तो वहां ये चर्चा निकलती है आपका इंदौर नंबर 1 लगातार कैसे आ रहा है। तो हम बताते हैं, और मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ये नहीं, सारे देश भर से, जैसे मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, त्रिपुरा, और त्रिपुरा का जितना मेयर या कॉर्पोरेटर सब इंदौर विजिट करने के लिए आते हैं। हमने इंदौर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है कि आपका वो सफाई कर्मी से लेके पुलिस को, म्युनिसिपल कमिश्नर तक, अगर उनको ट्रेनिंग चाहिए अलग अलग कैटेगरी में, और हमने IIM इंदौर के साथ मिलकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक कोर्स बनाया है। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस प्रकार का होना चाहिए कि हम, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कचरे से कंचन, हम CNG कर रहे हैं प्रोडक्शन, और CNG वापर रहे हैं, यही नहीं खाद बना रहे हैं, तो हम तो अब कचरे से कमा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे मुझे लगता है देश में अन्य शहरों में भी हो रहा है, और हम प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार के स्वच्छता का अभियान माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले पे कहा था, पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए। जी, राजधानी दिल्ली की तो स्थिति बहुत ही ज्यादा विकट है। देखिए, जन भागीदारी जो है, इंदौर का मॉडल जो है, उसका जो पूरा ट्रेनिंग है, वो सारी किट जो है पूरे देश में बांटी जानी चाहिए। हाँ, कि उसको किस प्रकार इन्होंने किया है इंदौर ने, वो सारे देश में बांटी जानी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और कमेटियां बननी चाहिए जिसमें समाज भागीदारी बहुत जरूरी है। समाज की भागीदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भागीदारी की बात कर रही हैं कि उनको जागरूक करके ही भागीदारी तय की गई है। जब शुरुआत करी थी 2014, नहीं, उसके साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूं कि कुछ ऐसे हठधर्मी लोग होते हैं, जब तक उन पर कानून का डंडा ना लगे, शुल्क ना वसूला जाए, तब तक वो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी तय किया गया है। शुरुआती दौर में, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा इसका मॉडल। शुरुआती दौर में जब स्वच्छता का अभियान की घोषणा लाल किले से हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो हमने पूरे शहर में एक वातावरण बनाया, और हमने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, उनको ट्रेन किया कि आप घर जाके मम्मी पापा से कहिए कचरा ना फेंके, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लगभग हमने 1000 स्कूलों में जाके ट्रेनिंग किया। उसके बाद हमने जब कानून इम्पोज किया तो हमने देखा कि अगर कोई इसको नहीं मानता है तो हमने फाइन लगाया, और फाइन भी कितना, 500 से लेकर 25,000 तक। अगर कोई बड़ी शोरूम है, हॉस्पिटल है, होटल
बोतल है तो उसको 25,000 फाइन करते हैं। शुरू शुरू में एक हार्ड एक्शन था, हमको भी लगता हम पॉलिटिशियन है, हम किसी को फाइन करेंगे तो हमारा नुकसान, लेकिन हमने एक उदाहरण बता दूंगा, आप मानेंगे। मेरे ब्रदर से कुछ गलती हो गई, कचरा गिर गया था, और मैं उस समय इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन था। वो दरोगा बोले आपने ये कचरा गिर गया आपका, तो या तो झाड़ू लगाओ या फिर 500 रुपये फाइन दो। तो बोले मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी मंत्री जी का भाई हूँ, मैंने उसको फोन दिया, मैंने इनसे 500 रुपये वसूल करना, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे। तो ये एक जो मैसेज आता है कि पॉलिटिशियन भी इसमें साथ में होते हैं। तो हम सबसे पहले कचरे का शुल्क हम भरते हैं। उस समय सुमित्रा महाजन हमारी सांसद थी, पहला चेक वो खुद देती थी, तो पूरा शहर देता था। तो ये एक मॉडल है। ये तो सत्ता पक्ष वाली बात हो गई ना अजय जी, लेकिन हमने देखा कि आज जो है अलग अलग विषयों को ये देखते हैं कि थोड़ी सी सुगबुगाहट है लोगों में सरकार के खिलाफ किसी एक्शन को लेकर, तो उसका राजनीतिकरण कर दिया जाता है। और कई राजनीतिक दल भी जो है उन लोगों के साथ, चाहे भले ही वो कानून तोड़ रहे हैं, भले ही वो कानून के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन राजनीति करने में आ जाते हैं। क्या उस पर भी किसी तरीके का एक विचार जो है संवित रूप से बनाना चाहिए राजनीतिक लोगों के बीच भी, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि भाई ये भलाई के लिए, शहर की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए है? देखिए, राजनीति में आम सहमति बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लेकिन कुछ विषय तो तय कर सकते हैं आम सहमति के। हाँ, जैसे सदन के लिए प्रश्नकाल बाधित ना किया जाए, शून्यकाल बाधित ना किया जाए, एक आम जो है सहमति बनी हुई है। प्रतिबिंब जी, मैं इसी बात को कहने वाला था कि सन 2002 में जब स्वर्ण जयंती हुई थी हमारी लोकसभा की, उस समय एक स्पेशल सेशन हुआ। स्पेशल सेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन बना, और रेजोल्यूशन ये था कि सेंट्रल वेल में कोई नहीं आएगा, और वेल में अगर आएगा तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन उसको लागू कहाँ कर पाए? हम नहीं लागू कर पाए। आज भी वेल में आते हैं, आज भी तख्तियाँ जो है लेकर के आते हैं, आज भी बैनर लेकर के आते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि कुछ मामलों में जो समाज से जुड़े हुए मामले, जैसे पॉल्यूशन है, इसमें राजनीतिक दलों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, इसमें नहीं कूदना चाहिए। और अब क्या है कि एनजीओज जो हैं उनकी भी पहचान करनी चाहिए, जो जेन्युइन एनजीओज हैं, और जेन्युइन एनजीओज को साथ में जोड़ करके हम इन चीज़ों को में सुधार ला सकते हैं समाज में। जेन्युइन एनजीओज भी आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरा वास्ता पड़ा है, मैं खुद भी कई एनजीओज में हूं। तो ये एनजीओज बने पूरे देश में। आजकल क्या है, एनजीओज वो बनाते हैं जिससे सरकार का फंड मिल जाए, बस सबसे बड़ा टारगेट उनका ये रहता है। तो आपको याद होगा पिछले जमाने में सामाजिक संस्थाएं जो होती थी, हर शहर में धर्मशालाएं बनाती थी, और हर रेलवे स्टेशन पर प्याऊ खोलती थी और पानी पिलाती थी जब भी गाड़ी रुकती थी। उस तरह की मनोवृत्ति पैदा हो समाज के अंदर, युवाओं के अंदर, और फिर वो जाकर के ये पॉल्यूशन का सुधार हम पूरे देश में जी राजीव जी, ये जो बात कही है ना अजय जी ने, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संस्कृति विकसित होनी चाहिए। और वो संस्कृति इंदौर ने तो विकसित कर दी है, देश के अलग अलग शहरों और गांवों में भी विकसित हो। इसके लिए क्या पाठ्यक्रम का विषय बनाना चाहिए स्वच्छता का, और वहां पर न केवल किताबों में पढ़ाया जाना चाहिए बल्कि वर्कशॉप भी दी जानी चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। एग्जैक्टली आपने जो बताया, क्योंकि जन भागीदारी तभी होगा, जैसे भाई साहब ने बताया कि एनजीओ, तो एनजीओ बहुत सा जगहों में ये अवेयरनेस का काम कर रहे हैं, जन भागीदारी का काम कर रहे हैं। तो जेन्युइनली और ये लोगों में पहुंचे ये मैसेज कि हमको स्वस्थ रहना है और विकसित भारत बनाना है, तो इससे पहले हम लोगों को स्वच्छता एकदम अनिवार्य है। ये मैसेज हमारा देश का प्रधानमंत्री लाल किला से दिया था, अभी भी याद है। और अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोग अगर नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं ना, अभी बच्चों में इतना अवेयरनेस है। अभी देखेंगे कि एक चॉकलेट जो बच्चे लोग खाते हैं, जो रैपर होता है, वो अपना जेब में रखते हैं, जो डस्टबिन है वहां जाके रखते हैं। क्योंकि इनका जो रवैया है, मैं आशा करता हूं कि ये रेवोल्यूशन एक दिन काल सब ठीक हो जाएगा, वो नहीं है, वो धीरे धीरे ये इस बदलाव की वजह भी ये है कि प्रधानमंत्री के काल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में बच्चे ये पैदा हुए हैं। तो उन्होंने वो देखा है, एक प्रधानमंत्री जी उदाहरण किसने दिया? प्रधानमंत्री ने खुद उदाहरण अनेक जगह पर उन्होंने देखा और अपनी जेब में डाला। तो ये उदाहरण जो है पूरे देश में गया है और युवाओं में, बच्चों में ये अवेयरनेस हुई है। शंकर लालवानी जी, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जब
प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को शौचालय निर्माण का विषय उठाया था तो बहुत लोगों ने उपहास उड़ाया था, क्योंकि उनको वो उस संस्कृति का ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि किसी प्रधानमंत्री ने उससे पहले कभी इस विषय को उठाया नहीं था। तो अब की जो जनरेशन है वो उस प्रधानमंत्री के एड्रेसेस को जो है सुन रही है और खुद प्रधानमंत्री जी उसकी पहल कर रहे हैं, वो भी उसका भी असर पड़ता है। बहुत सारी चीजें और भी हैं। एक स्वच्छता एक ऐसा विषय है कि पूरा कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं एक मिनट लगूंगा। मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में एक त्रिपुरा छोटा सा राज्य है जहां पर ये जो आपने बताया ना शौचालय, ये बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर गरीब जनजातीय एरिया है। तो वहां पर 100% हमारा सरकार भी हमारा है, डबल इंजन का सरकार है, और ये पूरा कोशिश रहता है कि 100% वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्वच्छता मिशन के दौरान जो हमारा शौचालय है इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो। ये सरकार ने पूरा प्रायोरिटी के साथ, ये जनजातीय एरिया हो, रूरल हो, अर्बन हो, सब जगहों में ये काम अच्छा किया है। जी। नैनो यूरिया उत्पादन से जुड़ा हुआ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी की भारत यात्रा थी और उस दौरान रूस में यूरिया संयंत्र लगाए जाने का विषय भी उठा है। हमारी जो मैत्री है इस संदर्भ में भी जो है बहुत नजदीक आ रही है। कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, यूरिया जो नैनो यूरिया है उसको लेके लगातार सरकार काम कर रही है, और पिछले बार हमने देखा कि उन्होंने गांव-गांव में अपने इस किसानों को प्रशिक्षण करने के लिए, क्योंकि ये एक हमारे ये ट्रेंड है कि ये यूरिया ही अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो ट्रेंड बदलता है। तो मुझे लगता है अब किसानों में जानकारी मिल गई कि नैनो यूरिया से बेहतर परिणाम आ सकते हैं, और लगातार सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही है। और मुझे बताते खुशी है कि पिछले 10-11 वर्षों में जो कृषि का जो उत्पादन हुआ है वो रिकॉर्ड हुआ है, और इस वर्ष तो माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन में घोषणा की कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा कृषि का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। तो उन्होंने किसानों को बधाई दी और सबको बधाई दी। उसका परिणाम ये है कि सरकार ने जिस प्रकार की योजना लागू की है उसी का परिणाम है कि ये अच्छी उत्पादन हुआ है इस बार। जी ये एमएसपी का विषय लगातार बना रहता है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार एमएसपी सरकार ने बढ़ाई है, और अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें पूर्व सरकारों ने जो एमएसपी दी हुई थी उसकी तुलना करें तो बहुत अधिक एमएसपी दी जा रही है। उसके बाद भी आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज लगा हुआ है सीथिया जी। देखिए, एमएसपी बढ़ रही है, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन एक बैलेंस बनना जरूरी है। एमएसपी बढ़ेगी तो बाजार में महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर उसकी परचेजिंग ज़्यादा कॉस्ट पे होगी तो सेल भी ज़्यादा कॉस्ट पे होगी। तो एक बैलेंस बना करके सरकार को चलना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार ने किसानों के लिए जितना किया, मैं समझता हूँ पिछले 40-50 साल में ऐसा नहीं हुआ था। तो किसान भी दे रहे हैं, किसानों की आमदनी, उत्पादन जो है रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। किसानों का जो है पूरा सहयोग सरकार को मिल रहा है। लोग कहते हैं कि 1.5 गुना आमदनी का वायदा किया था। 1.5 गुना आमदनी इस समय है, बिल्कुल हो चुकी है। उसको व्यापक ढंग से जो है ये बीजेपी वाले या गवर्नमेंट वाले प्रचारित नहीं कर रहे हैं, और इसलिए बार बार विपक्ष की तरफ से यही सवाल उठाया जाता है कि आपने ये वायदा किया था, आपने ये वायदा किया था। ये वायदा तो पूरा हो चुका है। अब तो सरकार दुगनी की तरफ बढ़ रही है जी, कि दुगनी आमदन हो, उस वहां तक बढ़ रही है। 1.5 गुना तो हो चुका है। इसके लिए आंकड़े सरकार को पेश करने चाहिए पब्लिक के सामने। जी हाँ, और आंकड़े पेश करने का एक माध्यम संसद है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, और अलग अलग विधेयक हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है शंकर लालवानी जी और राजीव जी कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है, और प्रश्नकाल और शून्यकाल भी हो रहे हैं, और विधेयकों पर चर्चा भी हो रही है, और विषय जो विशिष्ट विषय हैं उन पर भी जो है बहुत संवेद चर्चा जो है दोनों सदनों के माध्यम से हुई है। वो उसके लिए जो है सभी सांसद जो है हम तो खास करके विपक्ष को हमेशा यही कहते हैं, नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी शुरुआत ही इस चीज से करते हैं जब सदन शुरू होता है कि हम सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं। आपके जो भी प्रश्न है आप बताइए, हम जवाब देने के तैयार हैं। विपक्ष को सोचना चाहिए किस प्रकार। आज तो विपक्ष के सांसद हमें मिलते हैं कि वो सदन अच्छा चल रहा है, हमारे प्रश्न आ रहा है, हमको 0 ओवर से मौका मिल रहा है। तो ये तो विपक्ष नेता को सोचना चाहिए। जी, इसमें देखिए आप कि पहल सरकार ने की, और अच्छी पहल सरकार ने की, और उस पहल का नतीजा ये निकला कि विपक्ष के खिलाफ पहले दिन से ही वातावरण बन गया, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री ने पहले दिन ही कह दिया
कि हम आपके इन दोनों मुद्दों पर बहस करने को तैयार हैं, सिर्फ समय तय करना है। समय आगे पीछे हो सकता है और समय तय कर लेंगे, लेकिन बहस के लिए तैयार है। मैं समझता हूं एक दिन इसके बावजूद भी विपक्ष ने बर्बाद किया। जब सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री ने यह कह दिया तो फिर मंगलवार क्या मतलब था? सही नेक्स्ट डे फिर सारा बर्बाद हुआ। थर्ड डे जाकर के आपने फिर बात मानी। चलिए अब उस बात पर नहीं जाते जब सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही तो है और इसी तरह हर बार चले, इसी तरह हर बार चले। और अभी एक माननीय सांसद ने एक बहुत अच्छी बात की है कि एक बहुत ही विशिष्ट जो विषय हो उसी को लेकर विहिप जारी की जाए तो अच्छा है। अदरवाइज जो है पार्टी लाइन से इतर भी सांसद सदन के माध्यम से विषय को उठा पाए, ऐसी छूट जो है राजनीतिक दलों को दी जानी चाहिए। आप दोनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। आपका शंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अजय सेठिया जी आप सदन की कार्रवाई को कवर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जहाँ लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है, आइए जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। घोसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय विदेश मंत्री से पूछेंगे कि पिछले 3 सालों में मिडिल ईस्ट से कितने भारतीयों को निकाला गया है। क्या 2014 से बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग अपने निष्क्रमण की प्रतीक्षा कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? सरकार द्वारा उन्हें उस क्षेत्र से निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक इन सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल दिया जाएगा? कोकराझार असम से यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के सांसद जयंत बसुमतारी महिला एवं बाल विकास मंत्री से पूछेंगे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वर्ष 2022-23 से मिशन शक्ति के अंतर्गत संबल और सामर्थ्य कारक क्षेत्रों की प्रत्येक योजना के लिए संशोधित बजट आवंटन और वास्तविक खर्च का वर्षवार ब्यौरा किया है। उक्त क्षेत्र में राज्यवार कितने वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं? वर्ष 2022-23 से ओएससी योजना के तहत जारी की गई उपयोग में लाई गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है? तिरुनेलवेली तमिलनाडु से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद रॉबर्ट ब्रूस सी रसायन और उर्वरक मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश के ज्यादा खेती वाले कृषि क्षेत्रों में पोषक तत्वों के असंतुलन, मिट्टी के खराब होने और भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। विभिन्न उर्वरक क्षेत्र योजनाओं के तहत संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, बायो फर्टिलाइजर और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर फॉर्मुलेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की जा रही है। पलक्काड केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वी के श्रीकंदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने केरल के अलग अलग जिलों में लेप्टोस्पायरोसिस के मामलों और उससे होने वाली मौतों में बढ़ोतरी पर ध्यान दिया है। यदि दिया है तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा किया है। क्या 15 नवंबर 2025 तक राज्य में लगभग 6000 मामले सामने आए हैं और 400 मौतें रिपोर्ट की गई हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? हिंगोली महाराष्ट्र से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के सांसद नागेश बापूराव आष्टीकर पाटिल कानून और न्याय मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमित कानूनी सहायता सेवाओं, न्यायिक अधिकारियों की कमी और अपर्याप्त कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हिंगोली जिले को समय पर न्याय पाने में अभी भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता दक्षिण पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद माला रॉय पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से प्रश्न करेंगे कि पिछले 5 सालों के दौरान देश भर के बंदरगाहों पर जब्त किए गए मादक पदार्थों का बंदरगाहवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है और किस प्रकार के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। दौसा राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुरारी लाल मीणा विधि और न्याय मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि कुल 2500 ग्राम न्यायालय स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वर्तमान में केवल कुछ ही ग्राम न्यायालय काम कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी राज्यवार विवरण किया है। बंगलुरु ग्रामीण कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर CN मंजुनाथ रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि पिछले और मौजूदा वित्तीय वर्षों के दौरान कर्नाटक के लिए तय किए गए नैनो यूरिया उत्पादन और वितरण लक्ष्यों की मौजूदा स्थिति साल दर साल और जिलेवार क्या है। क्या रामनगर
बेंगलुरु ग्रामीण और उसके आसपास के जिलों में किसानों को नैनो यूरिया के इस्तेमाल के बारे में शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान या प्रदर्शन कार्यक्रम चलाए गए हैं? यदि ऐसा है तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है? कन्नूर केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद के सुधाकरन रसायन और उर्वरक मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में नॉन यूरिया उर्वरकों, विशेष रूप से म्यूरेट ऑफ पोटाश और एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की स्थानीय स्तर पर बार बार और भारी कमी हो रही है, जिसकी सूचना किसानों और बागान क्षेत्रों द्वारा पीक एप्लीकेशन सीजन के दौरान दी जाती है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? खरगोन मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से सिकल सेल एनीमिया के उपचार से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने कथित तौर पर सिकल सेल एनीमिया के लिए कोई सफल इलाज थेरेपी खोजी है? यदि ऐसी बात है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार उक्त यूनिवर्सिटी के साथ सलाह करके देश भर में सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को इलाज थेरेपी देने का प्रस्ताव रखती है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? एर्नाकुलम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद हैबी ईडन विदेश मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने सऊदी अरब सहित विदेशों में काम करने वाले या फिर रहने वाले भारतीय नागरिकों की मौतों से जुड़े बढ़ते मामलों पर ध्यान दिया है? यदि दिया है तो ब्यौरा क्या है? भारतीय मिशन पार्थिव शरीर को भारत वापस लाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं? एटा उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य महिला एवं बाल विकास मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए कोई लक्ष्य तय किए हैं? यदि किए हैं तो ब्यौरा क्या है? क्या उक्त लक्ष्यों को आज की तिथि तक प्राप्त नहीं किया जा सका? यदि ऐसा है तो विशेषकर उत्तर प्रदेश के आंवला, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, एटा और कासगंज जिलों के संबंध में इसके क्या कारण हैं? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद उज्ज्वल रमण सिंह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से प्रयागराज में एम्स की स्थापना से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे। जानना चाहेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है? यदि रखती है तो ये काम कब तक होने की संभावना है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जानना चाहेंगे कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान नेशनल हेल्थ मिशन सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं का राज्यवार और वर्षवार विवरण किया है। पेड्डापल्ले तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद वामसी कृष्णा गद्दाम रसायन और उर्वरक मंत्री से प्रश्न करेंगे कि क्या सरकार ने तेलंगाना के पेड्डापल्ली, जगतियाल और मंचेरियल जिलों में जहां के किसानों ने यूरिया की समय पर उपलब्धता के संबंध में चिंता व्यक्त की है, आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता पर ध्यान दिया है? यदि दिया है तो ब्यौरा क्या है? जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से 5, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से 3, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, रेल मंत्रालय से 2, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय से 1 प्रश्न पूछे जाने सूचीबद्ध हैं। आइए जानते हैं आज पूछे जाने वाले चुनिंदा प्रश्नों के बारे में। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद संत बलबीर सिंह का प्रश्न कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से प्रश्न है, देश के समग्र विकास के बावजूद किसानों को उनकी फसलों के लिए उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, इसके पीछे अंतर्निहित कारण क्या है? महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद धनंजय भीमराव महादिक का प्रश्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से, क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना के अंतर्गत राज्यों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए हैं? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रतनजीत प्रताप नारायण सिंह का प्रश्न वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से, एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना की राष्ट्रीय प्रगति, विशेषकर इसे निर्यात
केंद्र के रूप में जिले पहल के साथ एकीकृत करने की स्थिति क्या है? इस पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से कुल कितना निर्यात किया गया है? कुशीनगर के लिए निर्दिष्ट ODOP क्या है और इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद मोहम्मद नदीमुल हक का प्रश्न सूचना प्रसारण मंत्रालय से। क्या सरकार ने फर्जी खबर को कानूनी रूप से परिभाषित करने और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए अनुपातिक दंड निर्धारित करने हेतु एक विधान का रूप तैयार किया है या कर रही है? क्या इस संबंध में भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय निर्वाचन आयोग और डिजिटल समाचार संघ के साथ परामर्श किया गया है? हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार का प्रश्न ग्रामीण विकास मंत्रालय से। क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है? यदि ऐसा है तो ब्यौरा क्या है? कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के सांसद लहर सिंह सिरोया का प्रश्न इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। क्या सरकार ने कर्नाटक में साइबर सुरक्षा उपाय और डेटा सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया है? कर्नाटक में साइबर खतरे से निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों और IT पेशेवरों के लिए कितने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं? राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद नीरज डांगी का रेल मंत्रालय से प्रश्न है कि क्या पिछले 2 वर्षों के दौरान रेल पटरियों के साथ आपराधिक छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है? यदि ऐसा है तो गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का ब्यौरा क्या है? संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ देर में लेकर चलेंगे और लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई का सीधा प्रसारण आपके साथ साझा करेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।